वेल स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है समतल यानी प्लेन। आप देखेंगे कि प्लेन, इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था अंतरिक्ष बिंदु। आज उससे हटके एक नया टॉपिक आ रहा है प्लेन। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि आखिर प्लेन क्या है। देखिए, प्लेन है समतल प्लेन। यदि किसी पृष्ठ सरफेस पर दो बिंदु लिए जाएं, माना ये दो बिंदु ले लिए जाएं, तथा इन दो बिंदुओं को जोड़ते हुए वाली जो सरल रेखा है पूरी तरह से उसी पृष्ठ में आ जाए, यानी जिस पृष्ठ पर ये आपको दिए गए हैं, तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। यानी ये पूरा अगर आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू आर एस, ये समतल। अब बात आती है अभिलंब की, नॉर्मल। एक सरल रेखा जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर लंब हो, यानी ऐसी सरल रेखा जो समतल की प्रत्येक रेखा, देखिए यहां जो आपको समतल दिखाई दे रहा है, इसकी हर रेखा, आप इसके अंदर अन्य रेखा आ सकती है, जिसकी हर रेखा पर लंब हो तो वो समतल की अभिलंब कहलाती है। इस समतल पर इस वक्त जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये एक ही दिखाई दे रही है, किसी अभिलंब कहलाती है। किसी एक समतल के अभिलंब परस्पर समांतर होते हैं। सपोज एक मैंने ये खींचा है, ऐसे ही एक CD होता, ऐसे ही एक EF होता, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता कि वो सारे अभिलंब परस्पर पैरेलल होते। इस चित्र में देखा जाए तो PQRS समतल पर AB एक अभिलंब है। ठीक है। अब नंबर आता है समतल के व्यापक समीकरण का, जिसे हम कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। देखिए, एक्स वाई तथा जेड 3D में आपको देखा कि आपके पास तीन अक्ष दिखाई देते हैं, एक्स वाई जेड। इसमें प्रथम घात का कोई भी समीकरण सर्वदा एक समतल को निरूपित करता है। यानी क्या कंडीशन है उसकी कि वो प्रथम घात का होना चाहिए और वो एक समतल को दिखाता है। अतः ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ ax x की भी एक घात है, by y की एक घात है, cz z की एक घात है, ये अचर राशि है। तो तीनों ही यहाँ पर पद क्या है, एक घात में है, तो ये क्या कहलाएगा, समतल का व्यापक समीकरण। जहाँ a b c d यानी जो x का गुणांक है a, y का गुणांक b एंड z का गुणांक c और इंडिपेंडेंट d, ये चारों क्या है, ये कांस्टेंट है। और a b c ये शून्य नहीं है, यानी इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब आता है मूल बिंदु 0 0 0 से गुजरने वाला समीकरण। देखिए, मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाला जो समीकरण होगा, अगर आप देखें कि हमारे पास जो प्लेन का जनरल इक्वेशन था वो था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये है। अब ये जब मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो इसमें जो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू d है ये 0 बन जाती है। जब ये 0 होगा तो हमारे पास केवल तीन क्वांटिटी बचती हैं, ax by और cz। ये इन तीनों का जो योगफल है ये 0 के बराबर होता है। तो ये वो इक्वेशन है जो ओरिजिन से होकर जाएगा। अब इसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहली बात तो यह है कि समतल के समीकरण में तीन स्वेच्छ राशियां होती हैं। स्वेच्छ राशि को हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जिन्हें मनमाने ढंग से हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर a b c माना है, ये स्मॉल वैल्यू आप p q r भी मान सकते हैं, और भी कुछ मान सकते हैं, m n o भी मान सकते हैं। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। अतः समतल का समीकरण तीन प्रतिबंधों के अधीन निकाला जाता है। यानी इसमें तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमारे पास प्रतिबंध भी तीन ही होंगे। अब दूसरी बात इसमें आती है, समतल के समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है। a b c समतल पर अभिलंब के द्विक अनुपात है। देखिए, द्विक अनुपात को आप पीछे समझ चुके हैं। आपने पीछे दो चीज समझी थी, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। तो ये कह रहा है कि ये जो ABC है ये उस प्लेन में उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है। इसमें अगली चीज आती है, बिंदु x y z से गुजरने वाली समतल का समीकरण। यानी अगर आपके पास बिंदु की वैल्यू जैसे 4 5 6 दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिख के दे रहे हैं x1 y1 z1। अगर आपके पास ये 3 पॉइंट है और इनसे गुजरता हुआ आपको प्लेन का कोई इक्वेशन देना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास
हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 और z के स्थान पर z1 रखते हुए एक इक्वेशन बना लिया। तो आप ये देखेंगे इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था जो वहां था वो मैंने यहाँ पहले लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यदि मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करता हूं तो आप देखेंगे ax में से ax1 मुझे माइनस करना होगा, a कॉमन ले लिया x माइनस x1, by से by1 माइनस करना होगा, मैंने b कॉमन ले लिया y माइनस y1। ऐसी cz से मुझे cz1 माइनस करना होगा तो c कॉमन ले लिया z माइनस z1, और इस d से ये वाला d कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 0। तो अब हम इस प्रकार देखते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आया यही हमारा समतल का अभीष्ट समीकरण है, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है समतल का। अब इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, मैं उनको लिखता हूं। बाद आता है 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points। देखिए ऐसे इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, लेकिन मैं इसका एक साधारण मेथड आपको सिखाऊंगा, आपको डिटर्मिनेंट मेथड। और ये मेथड आपने डिटर्मिनेंट आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया था, तो उसी का यूज करते हुए मैं इसे सिखाऊंगा। माना समतल का समीकरण, माना समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है। यह बिंदु यह बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से होकर गुजरता है, तब समतल का समीकरण। देखिए समतल के समीकरण को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। यानी 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण में आपको ये लगाना। अब आप देखिए इसमें आपको एक स्पेशल बात दिखाई दे रही होगी कि ये पूरा जो मैंने इक्वेशन लिखा है इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझने के तौर पर देखें कि हमारे पास इसमें बेसिकली x की भी, y की भी और z की भी 4 क्वांटिटीज हैं, x, x1, x2, x3। यानी हर x की वाली क्वांटिटी में से आपको x1 माइनस करना है, y की क्वांटिटी से y1 माइनस करना है और z की क्वांटिटी से z1 माइनस करना है। तो आप इस तरीके से देखोगे, देखिए x1 माइनस x1 मैंने कहीं नहीं लिखा, या y1 माइनस y1 कहीं नहीं लिखा, z1 माइनस z1 मैंने कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। तो आप तीनों में से x1 माइनस कर रहे हैं, x से भी, x2 से भी, x3 से भी, y से भी, y2 से भी, y3 से भी, और z से भी, z2 से भी, z3 से भी। बहुत सिंपल मेथड है और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, आपको भी ये करना है। अच्छा क्वेश्चन है। समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, इंटरसेप्ट फॉर्म
फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी किसी प्लेन के इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको वही एक्स वाई जेड तीनों तल दिखा रहा हूं, एक्स वाई और ये है जेड, और इस पर 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं, पी और क्यू और आर। तो एक्स अक्ष पर आप देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई जेड 0 होंगे, तो इसकी वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं ए 0 0, ऐसे इस पर 0 बी 0, और आर पर बनते हैं 0 0 सी। तो इसकी जो अंतःखंड रूप है अंतःखंड रूप है वो होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यह है समतल का अभीष्ट समीकरण है, जहां ए बी सी समतल द्वारा, जहां ए बी सी समतल द्वारा क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। देखिए ये आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे कि जो एक्स अक्ष पर काटे गया अंतःखंड ये ए है, इसी ए के कारण आपके कोऑर्डिनेट बने ए 0 0। वाई पर काटा गया अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट बी है, तो इसके कारण इसके कोऑर्डिनेट बने 0 बी 0, और ये सी है तो इसके कारण बने 0 0 सी। ठीक है, अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट फॉर्म आती है, यह है समतल का लंबरूपी समीकरण। समतल का लंबरूपी समीकरण यानी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। देखिए अब आप उस पर नॉर्मल फॉर्म बनानी है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। देखिए नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू पी। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है। अब ये समझ लीजिए जहां एल बराबर है कॉस अल्फा, ये जो कॉस अल्फा है ये आपने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ी होंगी, एल एम एन पीछे, तो एल कॉस अल्फा एम कॉस बीटा तथा एन कॉस गामा है। यही समतल का लंबरूपी समीकरण है। यानी ये जो आपके पास इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा बराबर बी, ये समतल का लंबरूपी समीकरण होता है। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू के लिए आपको या तो एलएमएन क्वेश्चन में दिए होंगे या आपको एबीसी क्वेश्चन में दिए होंगे, जिनकी हेल्प से आप ये निकालेंगे और वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब इसके बाद एक नई चीज आती है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन है उसे नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। समतल के व्यापक समीकरण को लंबरूप में बदलना। समतल के व्यापक समीकरण को लंब रूप में बदलना। रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन
जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन टू नॉर्मल फॉर्म। देखिए, जब आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना होता है जनरल इक्वेशन को, तो सबसे पहले आप अपनी जनरल इक्वेशन लिखेंगे। प्लेन की जनरल इक्वेशन आपको क्या बताएगी? मान समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है। ठीक है, इसे लंब रूप lx प्लस my प्लस nz बराबर 3 बदलना है। इसे लंब रूप lx प्लस my प्लस nz बराबर p में बदलना है। तब नंबर 1, x y तथा z वाले पद को x y तथा z वाले पदों को बाएं पक्ष तथा अचर पद d को दाहिने पक्ष में रखें। दाहिने पक्ष मीन्स RHS में रखें। पहला स्टेप तो आपको ये फॉलो करना होगा। दूसरा स्टेप, यदि RHS का अचर d ऋणात्मक है तो LHS तथा RHS दोनों में -1 से गुणा करके इसे धनात्मक बनाओ। दूसरी बात ये आपको करनी है। तीसरी बात, प्रत्येक पद को आप देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और z का गुणांक c है। तो एक फिक्स क्वांटिटी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से भाग दीजिए। यानी प्रत्येक पद को ये जो पद आएंगे इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, यह लंब रूप में बदल जाएगा जहां x y z के गुणांक अभिलंब की डायरेक्शन कोसाइंस होंगी तथा RHS मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की माप होगी। ठीक है, इसके बाद आता है किसी समतल के समांतर का समीकरण। देखिए, आपको क्लियर समझ में आ गया लंब रूप को बदलने के लिए। एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं लंब रूप में मैंने कैसे बदला। सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको इसे लंब रूप में बदलना है। तो लंब रूप में बदलने के लिए पहला पॉइंट फॉलो करना है कि x, y और z वाले पद यानी ये तो आपको रोकने इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में। दूसरी बात, इसके अलावा जो भी कुछ ये है ये ले जाना आपको राइट हैंड साइड में। इसमें मैंने एक कंडीशन यहां समझाई है कि अगर ये इधर जाने पर माइनस का आता है तो दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद x, y, z के जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं a, b, c, इनसे एक फिक्स क्वांटिटी बनती है अंडर रूट x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे प्रत्येक में भाग दे देंगे और जो कुछ हमारे पास इक्वेशन आएगा वही हमारा लंब रूप का इक्वेशन आएगा। इसमें हम दे रहे हैं x, y, z के जो कोफिशिएंट आएंगे वो तो डायरेक्शन कोसाइन होंगी नॉर्मल की, और जो RHS है वो ओरिजिन से प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की मेजरमेंट होगी।
इसके बाद हमारे पास आता है समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। समतल ये आता है दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण। दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। पैरेलल टू द गिवन प्लेन। तो लिखेंगे समतल ax प्लस वाई, समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस k बराबर 0 है, जहां k एक अचर है। देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि हमारे पास जो गिवन प्लेन है वो है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब आप इसमें और इसमें जो चेंज देख रहे हैं वो क्या है कि यहाँ d के स्थान पर जो कांस्टेंट था एक नया कांस्टेंट k आ गया है। हम इस k की वैल्यू निकालते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उससे हम k निकालेंगे और k की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास पैरेलल इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद आता है दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यानी दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन जाती है उसका इक्वेशन निकालना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन में दो प्लेन दिए होंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं, माना जो पहला प्लेन है a1 वो किसके लिए डिनोट करता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और एक दूसरा प्लेन a2 है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो परिच्छेदी रेखा से, परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण यह होता है, पहला आप तल लेना a1x प्लस b1y प्लस के c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये इक्वेशन होता है। अब आपको इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए आपको बिंदु दिए गए होंगे x y z1, जो भी बिंदु दिए हों वो इससे आप गुजार देंगे और वो वैल्यू आप यहां पर रखकर या अननोन वैल्यू जो आपके पास लैम्डा है इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड इक्वेशन आएगा वो हमारा अभी इक्वेशन होगा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। किसी बिंदु से समतल की दूरी, distance of a plane from a point, देखिए ये क्या होगा, यदि बिंदु x1 y1 z1 हमारे पास दिए हुए हैं, यदि
x1 y1 z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की दूरी p हो तो p की वैल्यू मॉडुलस में, यानी ये धनात्मक होती है, अगर इन्हें भी आती है तब भी आपको पता सी लेनी है। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये जो दो पैरेलल लाइन आपको इसमें दिखाई दे रही हैं ये मॉडुलस कहलाती हैं। ये जो दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही हैं ये कहलाती हैं मॉडुलस। और इनका अर्थ ये होता है कि इनके अंदर ये वैल्यू जो आ रही है ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है ही है, अगर ये नेगेटिव भी हो रही है तब भी से पॉजिटिव लाइन होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में शो नहीं होगी। दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी, दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी। देखिए दो समानांतर समतल के लिए फिर भाई आपको दो समतल लेने होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो उनमें जो हमारी इंडिपेंडेंट टर्म डी होती है वो डिफरेंट होगी। देखिए यदि ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर 0 दो समानांतर समतल हैं, तब उनके बीच की दूरी जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं वो होगी मॉडुलस d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप एक बात स्पेशल नोट कर रहे होंगे, ये हमारे पास पहचान भी होती है कि अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो ये निश्चित है कि x का कोफिशिएंट आप देखेंगे जो यहाँ पर है वही यहाँ होगा, जो यहाँ है वही यहाँ होगा, जो यहाँ है वही यहाँ होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको प्लेन तो दे देता है कि पैरेलल है लेकिन कोफिशिएंट उनके बराबर नहीं दिए गए होते, तो आपको डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से पहले ये कोफिशिएंट बराबर बनाने हैं ताकि वो पैरेलल की प्रॉपर फॉर्म आ जाए, और जैसे वो प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी तब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दो समतलों के बीच का कोण एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखिए इसके लिए आप दो प्लेन बना लीजिए, एक m है और एक n है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है ये माना ये एंगल है थीटा, ये पॉइंट है ए। दो समतलों के बीच का कोण समतल के अभिलंबों नॉर्मल्स के बीच का कोण होता है यदि थीटा कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारे पास अभीष्ट कोण होगा। अब जो हमारे पास cos थीटा है ये
जो धनात्मक मान है ये दोनों तलों के बीच के न्यूनतम न्यून कोण को बताएगा, और यदि ऋणात्मक आता है तो ये अधिक कोण को बताएगा। यानी cos थीटा का धनात्मक मान दोनों तलों के बीच के न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल को तथा ऋणात्मक मान अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल को बताएगा। अब इसके अंदर कुछ विशेष फैक्ट हैं। देखिए कुछ कंडीशंस हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन में या तो सीधा भी कर सकते हैं या क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी गई होती हैं तब वहां कर सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी यही है, यदि थीटा बराबर π/2 तब समतल परस्पर लंब है। यानी अगर थीटा बराबर π/2 है तो ये समतल यानी प्लेन परस्पर परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन फॉलो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। पहली कंडीशन। नंबर 2, यदि थीटा बराबर 0 अर्थात समतल समांतर है, पैरेलल है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। ये हमारे पास कंडीशन होती है पैरेलल की। ठीक है। यदि इनके लंब रूपी समीकरण दे रखे हैं, यदि समतलों के समीकरण लंब रूप में हैं, तब समीकरण होंगे L1x प्लस M1y प्लस N1z बराबर P1 और L2x प्लस M2y प्लस के N2z बराबर P2। तो ऐसी स्थिति में जो cos थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये होता है। अब इसमें दो कंडीशन है, एक समांतर की और एक लंबवत की। यदि समतल परस्पर लंबवत है, यदि समतल परस्पर लंबवत है तो थीटा बराबर होगा π/2। इसलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है यदि समतल परस्पर समांतर है तो थीटा क्या होगा 0। इसलिए L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 बटे N2 ये होगा। अब कुछ विशिष्ट समतलों के समीकरण हैं, जब उनकी जरूरत जहां जहां भी मुझे क्वेश्चन में पड़ेगी मैं उस वक्त इन्हें बताऊंगा। वैसे जनरली 2-3 बार मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं। विशिष्ट समतलों के समीकरण, विशिष्ट समतलों के समीकरण। पहला है XY समतल का समीकरण, ये होता है z बराबर 0। YZ समतल का समीकरण x बराबर 0 और ZX समतल का समीकरण y बराबर 0। ये विशेष परिस्थितियां हैं। इसके अलावा भी एक या दो चीज ऐसी हों कि जो मुझे बतानी होंगी, वो मैं क्वेश्चन में उसी समय बताऊंगा। ठीक है।